आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के आरोह द्वितीय से काव्य खंड से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय से उसकी साप्रसंग व्याख्या सहित मैं आपके सामने उसको सविस्तार समझाऊंगा। उसके पहले आज के इस वीडियो में हम पहले नज़र डाल लेते हैं उनके कवि परिचय पर कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ और उन्होंने कितनी रचनाएं की और किस प्रकार से माँ भारती की सेवा अपने साहित्य के द्वारा की। तो सबसे पहले उनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। वो माने हुए बहुत बड़े महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिता भी हैं, लेकिन उनका आज जो हम परिचय कराने जा रहे हैं वो एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में। तो उनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और उनकी बहुत अच्छी अच्छी रचना है, जिसमें से मधुशाला बहुत प्रसिद्ध है। मधुबाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण, अनेक कविताओं का संग्रह जो आपको शुरुआत में ही पाठ के मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब जैसे कि बिल्कुल सहज और सरल भाषा में लिखने वाले कवि थे। इन्होंने उन सब मिथकों को तोड़ते हुए एक नई शुरुआत की और एक नई कविता के रूप में बिल्कुल सहज अनुभव के द्वारा, जो सरल भाषा में जिसको कहा जा सकता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे इनकी कविता आत्म परिचय तो उसमें आपको पता चलेगा। जैसे इसमें लिखा है कि इन्होंने बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में अपनी कविताओं की रचना की और उसके अलावा भी उन्होंने हिंदी विभाग के भी में कार्य किया और विश्व युद्ध के दोनों विश्व युद्धों के दौरान भी उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा रेडियो के माध्यम से लोगों की सेवाएं की। तो साहित्य जगत में इनका बहुत ऊंचा नाम है और हालाबाद के लिए भी इनका नाम प्रयोग में लाया जाता है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं बहुचर्चित, बहुप्रसिद्ध हैं और साथ ही साथ में एक आनंद की अनुभूति भी इनकी रचनाओं से होती है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक अपेक्षा करता हूं कि आप इनके कवि परिचय को पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और जैसा मैं भी आपको सविस्तार समझा देता हूं कि कितनी इनकी रचनाएं रही। तो आपके पहले ही पेज पर आपको मिल जाएगी कि मधुशाला जो थी 1935 में इनकी प्रकाशित हुई। उसके बाद मधुबाला 1938 में प्रकाशित हुई। फिर मधुकलश 1938 में ही, निशा नियंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यानमी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हेलमेट, जगजीता, मैकबेथ और प्रवासी की डायरी। जितनी कविताएं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई वो जीवन की अनुभूति के द्वारा, जो उन्होंने अपने जीवन में जिया या जिस चीज को उन्होंने अनुभव किया है, जो उनके साथ घटित हुआ, उसी को लेकर के उन्होंने अपनी काव्य रचना की। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महाविद्यालयों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य सागर में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूलाधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें। कड़वा सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन जी का हालातवादी दर्शन भी कहते हैं। उन्होंने एक मधुशाला की रचना जब की तो उसमें पूरे संसार को एक मधुशाला के रूप में व्यक्त किया और खुद को मधुकलश के रूप में, और पीने वाले कविता को एक रस के रूप में उन्होंने प्रयुक्त किया, जिससे व्यक्ति मनमुग्ध होकर के अपने आप में मनमस्त होकर के इस जीवन को जी सकता है।
यहाँ पर उनकी कविता है आत्म परिचय। आत्म परिचय के द्वारा तथा गीत संग्रह निशा नियंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। इस पूरी कविता में कवि ने अपने बारे में लिखा है कि वो किस प्रकार से खुद को ही जानने में लगा रहता है और खुद को जान लेने के बाद उसकी इच्छा और नहीं रह जाती, केवल अपने में ही मदमस्त रहना। चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, आमोद हो, प्रमोद हो, कुछ भी हो उसके जीवन का, सिर्फ उसी में वह जीता जागता है। तो ये आत्म परिचय नाम की जो कविता है 12वीं क्लास में, उसका मैं आज यहाँ पर आपके लिए प्रसंग व्याख्या। तो प्रसंग में अगर आता है, और प्रसंग क्या होता है, संदर्भ क्या, संदर्भ में जिस जगह से या जिस विधा मतलब गद्य से या पद्य में जिस जगह से ली जाती हैं पंक्तियां, उसका उल्लेख हमें करना पड़ता है। तो संदर्भ में हम ही लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, और जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक होती है आरोह द्वितीय के पहले आत्म परिचय नामक कविता से ली गई हैं, और जिसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके बाद प्रसंग क्या आया है, प्रसंग यानी इसमें कवि कहना क्या चाहता है, कवि के द्वारा इसमें भाव क्या है या क्या उनकी विचारधारा इसमें रही, उसके लिए लिखना पड़ता है। तो यहाँ प्रसंग में हम लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने अपना आत्म परिचय देते हुए अपने जीवन के बारे में बताया है। इसके बाद इसकी व्याख्या के लिए सबसे पहले तो कविता को पढ़ने का तरीका, और फिर कविता पढ़ते पढ़ते उसके अर्थ को जानना, यही एक विषय है इसका। तो सबसे पहले इस कविता की 4 पंक्तियां हम पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, और उसका हम आप सभी के सामने व्याख्या के रूप में प्रस्तुत भी करेंगे। सबसे पहले, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि जीवन भर का भार लेकर मैं इस जीवन में जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, समस्त संसार का भार उसने अपने ऊपर धार रखा है। यानी जितना भी उसने अनुभव किया, हम सारे अनुभवों को लेकर के वो चलता है, और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। उतनी सारे अनुभवों के बाद, सुख दुख सबके बाद भी उसके जीवन में एक प्यार का संचार है। और कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। और इस जीवन में जिसने भी उनके जीवन में आकर के एक मिठास घोलने का प्रयास किया, जब भी उनके जीवन में वो सुखमय स्थिति आई, उसी सुखमय याद को लेकर के वो आज तक अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा माने प्रेम रूपी मदिरा, सुरा का मतलब मदिरा, स्नेह माने प्रेम। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। बस प्यार में ही मदमस्त रहना, उसको जग की कोई चिंता नहीं कि कौन क्या कहता है उनके बारे में, क्या संसार का रवैया है उनके प्रति, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता। अब जग में उन्हीं को जाना जाता है जो जग के बारे में जानते हैं या उसकी महिमा का गुणगान किया करते हैं, परंतु कभी कोई उन सबसे कुछ लेना देना नहीं, वो अपने आप में मदमस्त रहते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, जो उनकी मन की उपज है, उर माने हृदय, यानी मन से उपजे हुए जो भी विचार हैं उनको लेकर के घूमते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और जो मन में संतुष्टि मिली है, जो मन ने उनके लिए शाबाशी दी है, जो उपहार मन के द्वारा मिले हैं, उन्हीं को लेकर के अपने आप में मदमस्त रहते हैं। है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर 2 पंक्तियों में संसार की कितनी प्यारी व्याख्या कवि ने की है कि मैं है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता है। संसार कभी पूर्ण नहीं हो सकता, ना किसी की वांछाएं पूर्ण हो सकती हैं, कुछ ना कुछ उसके जीवन में शेष रह ही जाता है। तब कभी कहता हूँ मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी मैंने अपने मन में जो परिकल्पनाएं बिठा रखी हैं जिसमें मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, उसी संसार को मैं अपने आसपास बना करके आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब यहाँ पर मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अपने हृदय को ज्वलित रखने की बात है, यानी ऐसी कुछ बातें हैं कवि के अंदर जिनके द्वारा उसका मन जलता रहता है, परंतु फिर भी सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, भव सागर से तरने के लिए एक साधन बनाया जाता है, निमित्त किया जाता है कि ताकि इस संसार से विरक्त एक बार सभी को मुक्ति मिल जाए। और मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ,
कभी कोई इस चीज़ की चिंता नहीं कि मैं इस भवसागर से कैसे पार हो जाऊं, इसी भाव में मस्त रहना ही उसके लिए इससे पार होने की विधा। ये दोनों पंक्तियों में बड़ा विरोधाभास है, जिसमें उन्होंने कहा कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए। पूरा संसार लगा रहता है कि संसार से कैसे मुझे मुक्ति मिले, इसलिए कुछ ना कुछ अपने उपादान ढूंढते रहते हैं, परंतु यहाँ पे मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, और मैं भव की ये जीवन रूपी जो लहरें हैं उन पर मैं मस्त होकर के बैठता हूँ। उसको ये भी फिक्र नहीं है कभी को कि क्या होगा, किसके लिए क्या करना है, सब अपने आप में मस्ती है उनकी। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर व्यक्ति में एक हल्का सा पागलपन सा रहता है, तो अपनी जवानी का उन्माद लेकर के फिर, और उसी उन्माद में कुछ दुख भी है उनके अंदर, अवसाद माने दुख होता है। तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी जीवन में कुछ ऐसे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं जो उनके लिए बाहर से तो हंसाती हैं, परंतु उनकी कमी उनके लिए अंदर से रुलाती रहती। जब भी उनके साथ वो अच्छी बातें रही होगी या जीवन रूपी ऐसी प्रेरणादायक अच्छी चीजें रही होगी जो उनके साथ रही कभी, तो वो उनके लिए बाहर से हंसाती हैं, परंतु जब उनका अभाव उनके जीवन में आता है तो उनके लिए दुख भी होता है उस चीज का। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी किसी परमात्मा की याद को वो अपने जीवन में समाये हुए हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय वहां पर जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भला। जिस व्यक्ति ने यहाँ पे कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, सब लोगों ने अपना संपूर्ण प्रयास कर लिया परंतु आज तक सत्य के लिए कोई नहीं जान पाया। जितने भी यत्न किए गए या जितने भी प्रयास किए गए वो अपूर्ण रहे अपने आप में। और नादान वही है हाय जहां पर दाना, और ऐसी जगह पर जहां ऐसी स्थितियां पड़ जाती हैं कि जहां लोग जानने की एक कोशिश करते हैं वहीं पर वो नादान बन जाते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। और बिल्कुल व्यक्ति यहाँ पर कभी अपने आप को सहज बनाकर ज्ञान के अभिमान से परे होकर के, क्योंकि अभिमान या ज्ञान के बल पर कोई व्यक्ति कहे कि मैं पूर्ण रूप से ज्ञानी हो गया है, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो वह अज्ञानता है, क्योंकि सत्य तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। तब कभी कहता कि इससे भी कोई जगत में व्यक्ति सीख नहीं ले रहा है, तो मैंने उसी से सीख ली है कि अपने इस ज्ञान को या इस अभिमान को भुला दिया जाए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कभी कहता कि जगत से मेरा कोई संबंध नहीं या जग से मेरा क्या लेना देना है। अगर मैं जग में आया हूं या संसार में मैं आया हूं तो संसार मुझसे है, संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जहां पर वैभव रूपी पृथ्वी यानी जहां पर धन संपदा की बात आ जाती है या जहां पर व्यक्ति अपने आप को इस धरती पर सब कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, धन ऐश्वर्य के रूप में लगे रहते हैं, कवि के जीवन में इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो केवल अपने आप में मस्त रहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी हर दिन की जो उनकी रुलाई उसमें रोने में भी उनका एक राग निकल के आता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और जब उनका मन शांत होता है तो समय भी अंदर से वो अशांत रहते हैं, यानी उसमें आग रहती है। इनका बिल्कुल अलग विरोधाभास यहाँ पर भी निकलता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी जब ये रोते हैं तब उस समय पर इनके अंदर से संगीत निकलता है, और जब ये बिल्कुल शांत होते हैं तब इनके अंदर से कोई एक ऐसी अशांति पैदा होती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप माने राजा, प्रासाद माने राजमहल, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी जिन पर राजाओं ने अपने अपने राजमहल तक को न्यौछावर कर दिया हो, ऐसी खंडर हो गई कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वह वैसे खंडर बनाकर अपने आप में उनको लिए फिरता हूँ, का भाग एक लेकर के फिरता हूँ। यानी इसको आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ा जाए तो एक ऐसी चीज के जहां पर राजाओं तक का कोई महत्व नहीं है। अगर आत्मिक शांति किसी को मिल जाती है तो आत्मिक शांति लेकर के कभी घूम रहा है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब कभी अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है कि कविता के माध्यम से मैंने जब रोना चाहा तो लोगों ने से कविता समझ लिया, और जब भी मैं एकदम से और जोर जोर से मेरी रुलाई निकली या मेरा
क्रंदन निकला तो आप लोगों ने उसको छंद की उपमा दे दी। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और कभी कहते हैं कि लोगों ने मुझे कवि के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं तो एक पागल व्यक्ति हूँ। दीवाना मतलब पागल व्यक्ति हूँ, जो मन में जो आता है उसी को लिख देता हूँ, या जो मेरी पीड़ा है उसी को व्यक्त कर देता हूँ। वो लोगों के सामने मैं कवि के रूप में व्यक्त हो जाया करता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बस कवि कहते हैं कि मेरी जितनी भी कविता है वो पागलपन है मेरा, यानी मैंने उनको अपनी सहज अभिव्यक्ति जो मेरे अंदर था उसको लिखा है। मैंने कोई अलग विशेष उसमें अलग से जुड़ने का प्रयास नहीं किया है। जो जिया है जीवन उसी को व्यक्त करने का प्रयास किया है। और जिसको सुनकर जग झुके लहराए, और जिसको सुनकर के आज सभी लोग झूमते हैं, गाते हैं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बस मैं एक मस्ती का संदेश देना लेकर फिरता रहता हूँ, और यही मेरी कविता बन जाया करती है। इस प्रकार से कवि ने अपना आत्म परिचय दिया है इस कविता के माध्यम से। और कितनी सहज अभिव्यक्ति इनके द्वारा, कि जिसके माध्यम से इन्होंने लोगों तक एक कविता के रूप में अपना परिचय दिया। एक तो कविता ही हो गई, हम आज पाठ्यक्रम में कविता के रूप में पढ़ रहे हैं, परंतु ये कविता उनका एक आत्म परिचय देती है। कवि किस प्रकार की उनकी मस्ती है, किस प्रकार का उनका जीवन है, और किस प्रकार के जीवन में वो मस्त रहा करते हैं। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वो अपने आप में पूरी तरह से मशगूल हो जाते हैं और अपने आप में रम जाते हैं, और उसी रम्यता में वो जाकर के ऐसी कविताओं की रचना कर दिया करते हैं। तो ये हम आज पढ़ रहे थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, जो कि बहुत आत्म परिचय के नाम से है। और सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि वो पहले इनके कवि परिचय को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इस कविता को बार बार पढ़ेंगे, और फिर मेरे इस वीडियो के द्वारा इन कविताओं की पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद इनकी एक और कविता, जो कि इनके इस संग्रह से निशा निमंत्रण का एक जो गीत है इसमें, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब समय निकलने के लिए, समय के लिए दिन के रूप में व्यक्त किया है कवि ने यहाँ पर। कि हर व्यक्ति कार्य करना चाहता है, कार्य करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसका समय निकल गया और टाइम कितने जल्दी निकल जाता है। उसके बारे में उन्होंने लिखा, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जीवन में समय की परिभाषा को व्यक्त करने के लिए कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि रास्ते में चलने वाला राहगीर भी सोचता है कि रात ना हो जाए, क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी चलने के लिए। तो यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी चलता है, यानी दिन भर चलने के बाद भी, थका हारे होने के बाद भी उसे लगता है कि अब घर पास आने वाला है, तो वह और तेजी के साथ आगे बढ़ता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय जल्दी जल्दी से निकलता चला जाता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय अपना कार्य करता रहता है। यहाँ पर केवल हम अपने कार्यों को या तो देरी से करते हैं या कर नहीं पाते, या कोई जो करने वाला होता है वो समय के साथ कार्य करता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, हर व्यक्ति के जीवन से, हर किसी के जीवन से उठाई गई ये कविता, कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ माने वृक्ष होता है, यह ध्यान परों में चिड़िया को भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नियति के सारे कार्य, एक चिड़िया के जीवन को कवि ने अपनी पंक्तियों में उकेर दिया, कि नीड़ में बैठे, घोंसलों में बैठे हुए उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं चिड़िया के, वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि माँ खाना लेकर के आएगी, और जब माँ खाना लेकर के आएगी तो उन्हें खाना मिलेगा। तो चिड़िया भी सोचती है, जहाँ पर खाना लेने गई है, दाना चुगने के लिए गई है, कि बच्चे अभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मुझे जल्दी से जाना चाहिए। तो अगर उसको देर भी हो जाती है तो वो संध्या के पहले अपने घर पहुंचना चाहती है, तो वो भी अपने पंखों में तेजी लाती है, क्योंकि उसे ही पता है कि समय निकल रहा है। यानी कविता पूरी तरह से इंगित है समय के ऊपर, कि समय कैसे निकलता है। अगर समय निकल जाता है, उसके पहले जो कार्य करता है वही समय के साथ चल पाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और मैं बहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
अगर कोई व्यक्ति गम में दुखी है कि कोई नहीं है मेरा, किससे मेरा वास्ता है, कौन किसके पास में जाऊं, ऐसा एक अगर दुखी व्यक्ति है तो वो क्या करता है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में बहलता है। अगर ऐसी हमने विचारधारा बना ली कि इस संसार में कोई हमारा नहीं, हम किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हुए, तब आपके पैर थके थके से लगेंगे और मन में एक दुख पैदा हो जाएगा और उस समय भी आप पछताते रह जाएंगे, क्योंकि तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय का तो चलना नियमित लगा रहेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को इन दो चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे चिड़िया के जीवन से हम एक प्रेरणा ले सकते हैं कि उसे केवल एक ही चिंता रहती कि अगर मैं टाइम से जाऊंगी तो बच्चे भूखे बैठे होंगे, तो देर ना हो जाए इसके लिए वो सांझ के पहले अपने पंखों में बहुत ताकत भर करके वहां तक पहुंच जाती है। ऐसी राहगीर अगर किसी राह पर चलता है तो यही सोचकर कि मेरा घर पास आने वाला है, मुझे जल्दी से जाना चाहिए नहीं तो देर हो जाएगी, तो वो भी जल्दी जल्दी जाकर के सही समय पर घर पहुंच जाता है। तो इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, ना कि ऐसे थके मांदे कि कौन हमारे लिए है इस जीवन में, किसके लिए हम जी रहे हैं, कौन हमारे लिए होगा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे लिए कौन तड़प रहा होगा, मैं हूं किसके हित अंचल में, किसके लिए ऐसा कार्य करूं, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में बहलता है। अगर ऐसी विचारधारा हमारे जीवन में आ जाती तो हमारा काम रुक जाता है, हमारे पैर रुक जाते हैं, हमारा कार्य धीमा पड़ जाता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है और समय तो फिर निकलना, अपना समय का एक निश्चित कार्यक्रम है, वो अपना कार्य करता है। तो जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही निश्चित मंजिल को पाता है। एक कविता बहुत बड़ी प्रेरणादायी कविता है। इस कविता को बार बार विद्यार्थी पढ़ेंगे तो इसका अर्थ पूरा आपको समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि वीडियो में आप और क्या चाहते हैं, कविताओं की व्याख्या किस प्रकार से चाहते हैं और कवि के बारे में क्या चाहते हैं। और अगले वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए इस कविता के बीच में आए हुए कठिन शब्दों के बारे में और साथ ही प्रश्न उत्तर के बारे में और साथ ही साथ में व्याख्या मैंने कर दी है। अगर जरूरत पड़ेगी आप तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। जय हिंद।